देखो बेसिकली इस चैप्टर में रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज बोले तो वैसी चीज़ें जो हमारे आसपास वातावरण में इजीली अवेलेबल हैं, आई मीन जिसका हम उपयोग करके अपने नीड्स को पूरा कर सकें। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करे या फिर हम उसका नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करें, वो हमारे रिसोर्सेज कहलाए। ठीक है, आपकी भाषा में बोले तो नेचर जो हमारे प्रदान करती है जो भी चीज़ें बोले तो सभी चीज़ें नहीं, जिसको हम ईज़िली प्राप्त कर सकें, जो हमारी इकॉनमी में फिजिबल हो, जो हमें ईज़िली टेक्निकली मिल जाए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो भी कल्चरल में, जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है, मतलब जो समाज यूज़ करती है वैसी चीज़। ऐसे नहीं कि आप ऐसी चीज़ बनाने लग जाओ या ऐसी चीज़ ले आओ जो कि कोई यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और जिसका हम विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और प्रोवाइड करे टेक्निकली या फिर हमारी इकॉनमी में फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। एक दो बार सुनोगे याद हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, जो आपके टेक्नोलॉजी में आराम से एक्सेसिबल हो, इकॉनमी में हमारे फिजिबल हो, एंड देन हमारे जो भी लाइक सोशल जो भी हमारे कल्चरल एक्सेप्टेबल हो, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके। तो आगे बढ़े। देखो रिसोर्सेज को भी ना हम लोग बहुत तरीक़े से बांटते हैं। जैसे कि आप देख लो, रिसोर्सेज के भी प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, उसको भी हम बहुत भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम उसको बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे बोले तो जन्मजात के आधार पे, जन्म लेने के आधार पे। तो बेसिकली पहला होता है बायोटिक रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जैसा कि नाम में लग रहा है बायोटिक, वैसे रिसोर्सेज जो कि बेसिकली इंसान जिंदे लाइक लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा थिंग जो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फिशेस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, दैट्स कॉल्ड बायोटिक, यानी कि जिसमें ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो हमारे कह सकते हो जो हमारे जीवमंडल में के प्राणी है, जो लिविंग थिंग्स है, दैट्स कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक जैसे इसका अपोजिट है गाइस, जो भी चीज़ें जो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म है, और जो भी आप एग्जांपल देख सकते हो रॉक्स वगैरह, जो जिसमें जन सांस लेने या सनलाइट लेने की पावर्स नहीं होती, वो बेसिकली निर्जीव वस्तु, वो अबायोटिक रिसोर्सेज होती है। बेसिकली यही दोनों डिफरेंस है। डिफिनेशन आप सुन सकते हो, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक, जिसमें लाइफ हो और जिसमें कंपोज करें नॉन लिविंग थिंग्स को, और डू नॉट कंटेन लाइफ और कॉल्ड भाई। एक याद करोगे, डू नॉट लगा दोगे, बाकी दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा अगर तो आगे बात करें गाइज, अब है हमारे रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करने का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक पे। ठीक है, कि कौन किसका है, कैसा है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इंडिविजुअल कम्युनिटी, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप किस आधार पे बांटेंगे, तो आप बेसिकली चारों पॉइंट को लिख देना और एक एक करके सबको डिफाइन कर देना। पहले इंडिविजुअल मतलब एक इंसान के लिए, कम्युनिटी मतलब ग्रुप्स के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले बात करें इंडिविजुअल मतलब मेरा, मेरे बाप का, जस्ट लाइक ऐसे समझो, मेरा जिसमें मेरा सब कुछ मेरा हो। लाइक ये इंसान का कार, ये इंसान का घर, इंसान का प्लॉट, जो भी है इसका है। यानी कि रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड, बेसिकली आर कॉल्ड, इसको आप कह सकते हो इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप आर कॉल्ड लिख देना, आर कॉल्ड इंडिविजुअल। ठीक है, आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसमें खुद का हो, मेरा हो, खाली हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे बात करें कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी जस्ट लाइक उल्टा, जिसमें बेसिकली कम्युनिटी का हो, यानी कि द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन बाय कम्युनिटी। यहाँ पे भी आप इसको कलर कर, इसको हटा देना, बस इतना ही काफ़ी है। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन बाय कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का, जैसे पार्क, म्यूनसिपालिटी पार्क है, कुछ भी जिसमें समाज का अधिकार हो, जहाँ कोई भी जा सके। ठीक है, सामाजिक आदमी, आई मीन ग्रुप्स ऑफ कोई भी लोग। ठीक है, किसी का अपना नहीं हो, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं।
देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में भी तीसरा है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिसमें नेशनल या फिर स्टेट का हक हो। जैसे आप देख लो, आपका नेशनल पार्क है कुछ भी, तो आप वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, लाइक माइनिंग कुछ भी करोगे, एक्स्ट्रा करोगे तो आप पे एफआईआर वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसा एक्शन आप पे लिया जा सकता है। बेसिकली आप इस पे स्टेट्स और नेशनल का हक हो। जैसे कि आप देख सकते हो वाटर रिसोर्सेज, वाटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। माइनिंग मिनरल्स वगैरह हो गया, जो भी मिनरल्स होते हैं उस पे रिसोर्सेज पे हक होता है सरकार का। फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, तो ये सब वैसे रिसोर्सेज जो कि कंट्रोल करे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स, ठीक है। बेसिकली यही है। चलो आगे देखते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेसिकली देखो, हाँ एक चीज़ और याद रखना, नेशनल रिसोर्सेज में एक चीज़ है कि ये जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती है ना गाइस, मतलब बेसिकली समझो ऐसे कि यहाँ पे हमारा लैंड ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ लैंड से लेके 12 नॉटिकल, जैसे पानी, जैसे आप रोड के रास्ते में चलते हो तो किलोमीटर में चलते हो ना, तो पानी में जो हम लोग चलते हैं उसको नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, ठीक है, मापते हैं। तो 12 मतलब पानी जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब लैंड जहाँ ख़त्म हुआ ज़मीन, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे स्टेट या नेशन का हक होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ करती है सरकार, यानी 12 ज़मीन ख़त्म होने से लेके पानी के रास्ते 12 किलोमीटर तक नेशनल रिसोर्सेस है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन बाय द एनी स्पेसिफिक कंट्री आर नॉट ऑन बाय एनी, वैसे रिसोर्सेज जो किसी एक देश का ना हो, ठीक है। बेसिकली विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल, वैसे रिसोर्सेज जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे मतलब दुनिया के हक के लिए, आई मीन दुनिया के अच्छाई के लिए यूज़ किया जाए। जैसे आप कोई भी स्पेसिफिक, जैसे नासा वगैरह हो गया, अंतरिक्ष में जाके वो अलग अलग चेक करती है, रिसर्च करती है, तो वैसे रिसोर्सेज जो हमारे दुनिया में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे किसी नए चीज़ को बढ़ावा, रिसर्च को बढ़ावा देती हो, तो वैसे रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें बेसिकली किसी का हक नहीं होता, बट वो हमारे फ्यूचर के लिए, बेहतर के लिए नए नए चीज़ों का बढ़ावा देती है और प्रैक्टिकली चेक करती है। जैसे पानी मान लो कहीं का बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो कोई चेक करेगी, तो दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमने देख लिया ऑलरेडी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब वैसे रिसोर्सेज जो बेसिकली ईज़िली मिले नहीं, ठीक है। मतलब ईज़िली मिल जाए, सॉरी आई एम सो सॉरी, ईज़िली मिल जाए बट उसको हम लोग यूज़ करने में तो असमर्थ हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बजट चाहिए या फिर उसको हम नहीं कर सकते। वो हालांकि वो फुलफ़िल करेगा बट उसको बनाने में काफ़ी खर्च है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें स्टेटस का डेवलपमेंट है, जैसे कि उसके मानव विकास के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए आधार पे। तो आप ये ऐसे याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग रिसोर्सेज को किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो हम लोग सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट रिसोर्स जो करते हैं, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं, राइट। सर्वे इज जैसा चार्ट, जैसे 20% लोग को मैथ पसंद है, 10% लोगों को हिंदी पसंद, तो ये डाटा को सर्वे कहते हैं। देखो सर्वे करते हैं, कहीं भी रिसोर्सेज का पता लगता है तो उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्वे के आधार पे पता चलता है कि ये कैसा रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी कि द रिसोर्सेज विच आर सर्व एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर, वैसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे हो चुका है और सभी जान चुके हैं कि इसका यूज किया जा सके, वैसे रिसोर्सेज बेसिकली डेवलप रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो ऑलरेडी विकसित रिसोर्सेज है, विकास एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील। डेवलप मतलब विकास हो चुका हो, डेवलपमेंट मतलब विकास हो रहा हो, ठीक है। तो ये डेवलप है मतलब ऑलरेडी चेक वाक हो चुका है। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में दूसरा, तो स्टॉक याद रखना, वैसे चीज़ें जो बेसिकली देखो, ये हाइड्रोजन है, ये वाटर है। देखो आपको पता है कि पानी में दोनों चीज़ मौजूद होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट कोई ऐसा मशीन टेक्निकली बेसिकली नहीं बना है जो इन दोनों को डिफरेंट कर सके, पानी और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सके, ठीक है। बेसिकली ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में आई नहीं है, ठीक है। तो अगर आ जाती तो आज कोरोना में लोग नहीं मरते, हम लोग पानी ही पी के अलग कर लेते और शायद ऑक्सीजन यूज़ कर लेते। तो विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड बट देयर आर नॉट
अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। वैसे रिसोर्स जो बेसिकली मौजूद हैं उसमें है सब कुछ मात्रा में, जैसे ऑक्सीजन पानी में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी तो पानी से अलग कर लेते हैं अगर परफेक्ट ढंग से कोई ऐसा टेक्निकली मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टॉक। अब देखो रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिजर्व, वैसे रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जाइटिंग टेक्नोलॉजी, वैसे रिसोर्सेज जो कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ किया जाए, ठीक है। बट वी डू नॉट यूज़ देम बिकॉज वी कैप्ट, वैसे रिसोर्सेज जिसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज़ किया जाए बट उसको यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए बचा के रख रहे हैं। जैसे डैम्स, जो पानी का होता है कि फ्यूचर में पानी घटा तो हम उसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट, मान लो कहीं पे एयर लाइक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो जंगल में जाके अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे कुछ लोगों को बचाया जा सके। तो ये ऐसे ही रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ हम फ्यूचर को में देखते हुए बचा के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम काउज बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब रिसोर्सेज का हर चीज़ का यूज़ भी है, गैस का मिसयूज़ भी है। तो मिसयूज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें कि रिसोर्सेज का किन किन चीज़ों के कारण मिसयूज़ होता है। पहले देखो डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, वैसे रिसोर्सेज जैसे अब देखो कहीं कहीं देखो कि लकड़ी बहुत ज़्यादा कटाई जा रही है, जंगलों में अपने फ़ायदे के लिए लकड़ी बेचा जा रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, बेसिकली रिसोर्स को इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे कि कुछ अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए पुअर पे अत्याचार कर रहे हैं। आपने मूवी देखा होगा अलग अलग, लाइक मूवी, साउथ में बहुत सारी मूवी है जिसमें देखते हो ठेकेदार सब आते हैं, बोलते हैं ज़मीन में साइन करो, मुझे यहाँ फैक्ट्री बसाना है। गांव वाले बोलते हैं नहीं भाई मैं फैक्ट्री नहीं बनाने दूंगा क्योंकि यहाँ पे से मुझे किसान, मैं यहाँ पे फसल उगाता हूँ, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे फैक्ट्री बना रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सब इफेक्ट ही तो है रिसोर्सेस को। वहाँ पे फैक्ट्री बनेगी और नुकसान होगा। बेसिकली जो फार्मर वहाँ पे किसान अपनी ज़मीन को उगाते थे ये मिसयूज़ हुआ, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड पुअर हैंड और रिच हैंड, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो तीसरा पॉइंट में हम बात करें इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड ऑफ ग्लोबल, कुछ ज़्यादा ही यूज़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। लेयर जो हमारा जो लेयर ओजोन लेयर क्या होता है, बेसिकली जो लेयर हम लोग को बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, तो वो लेयर में जो होल है बढ़ता जा रहा है। वो होल बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा एयर है, हम गंदगी यूवी रेज है डायरेक्ट हमारी स्किन में पड़ेगा, हमारे कैंसर होने के खतरा बढ़ेंगे। और भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो कि बेसिकली पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे भी रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे डेवलपमेंट गाइस जो कि बेसिकली विकास के लिए यानी डेवलप करते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन को, बिना उनके लिए विकास करना, लेकिन हमारे रिसोर्सेज को बिना इफ़ेक्ट किए हुए, ठीक है, बिना इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट किए हुए, रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट किए हुए हमारी विकास हो, मतलब देयर शुड बी यूज सच अ वे द इन्वायरमेंट इज नॉट डैमेज एंड नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कंप्रोमाइज, दिस कॉल सस्टेनेबल। मतलब बेसिकली ऐसे डेवलपमेंट जो हमारे विकास को बढ़ावा दे, विकास को बढ़ाएं, फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाएं, लेकिन किसी को इफेक्ट भी ना पड़े, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी देखो इसी पे एक मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ये रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है जो ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ पे एक मीटिंग सबमिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा, मतलब फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए विकास को बढ़ावा देना, लेकिन रिसोर्सेज को बिना इफेक्ट किए हुए, ठीक है। देखो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, इंटरनेशनल समिट हुई थी, ये दुनिया की पहली समिट थी जो कि कहीं ना कहीं अर्थ समिट थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है गाइस। रीज़न था अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए ग्लोबल लेवल पे, मतलब बेसिकली जो भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। तो बहुत ही बड़ा समिट था और क्वेश्चन भर के आता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है इसमें से दो चीज़ें यूज़ हुई, एक हुई ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, दो रिजल्ट इससे निकला, इस मीटिंग से होता है ना, मीटिंग किया जाता है उसके बाद रिजल्ट निकलता है। तो
तो रिजल्ट 2 निकला। इसमें ग्लोबल फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ और दूसरा एजेंडा 21 हुआ। जो एजेंडा 21 बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, फ्यूचर जनरेशन को कैसे, उसके यूजर्स को कैसे ढंग से किया जाए, ये सब चीज़ें एजेंडा 21 में निकला। ठीक है, आपको याद रखना है कि एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली अर्थ इसमें क्या हुआ कि इसमें देखा गया कि हम फ्यूचर के जनरेशन को यूज़ करके कैसे बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके। ठीक है, यूज़ कैसे किया जा सके, उसके यूज़ को हम कैसे बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। और अगर बात करें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमारे रिसोर्स को प्लानिंग कैसे किया जाए। देखो, आइडेंटिफिकेशन कहीं पे भी जाके पहचान करो, मतलब बेसिकली रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाए, कैसे बेहतर तरीके से लिखा जाए, मतलब ढांचा के साथ कैसे यूज़ हो। तो पहले हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, सर्वे करते हैं, वहाँ पे मैपिंग करते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, ये हमारे फुलफ़िल कर रहा है नीड्स को। वहाँ पे मैपिंग किए कि हाँ ये उसका मैप है। फिर चेकिंग किए कि क्वालिटी अच्छा है भैया, 1 नंबर है। मेजरमेंट किए कि इतना किलो मिलता है या इतना चीज़ें मिलता है। ठीक है, फिर इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर प्लान, उसके बाद टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वो जो उस चीज़ों के जानकार लोग हैं, स्किल लोग हैं, वो यूज़ करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो उसका एक काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैचिंग द रिसोर्स प्लान विद द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। हम देखेंगे कि उससे किसी को इफेक्ट तो नहीं हो रहा, सभी से मैच हो रहा है ना, सभी के आइडियाज़ से मतलब बेसिकली फुलफिल हो रहा है ना, तो यही चीज़ें। ठीक है, अब देखो लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब लैंड भी हमारा एक रिसोर्स है, ज़मीन भी हमारे रिसोर्सेज पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो लैंड यूटिलाइजेशन में देखो बेसिकली लैंड हमारा जो दुनिया का लैंड है, आप देख सकते हो कि इसमें फॉरेस्ट भी है, इसमें अवेलेबल लैंड नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा ज़मीन है जो कि बहुत दिनों से खाली है, बंजर पड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरा में आता है अदर कल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड, कुछ ऐसा लैंड देखोगे कि जो जंगलों में बेसिकली पड़ा हुआ है, जिसमें घास वास उगा हुआ है, जंगली जानवर चर रहे हैं, कुछ नहीं होता उसका, फिर गाँव में आपने देखा होगा। तीसरा आता है वैसे ज़मीन जो 5 सालों से ज़्यादा खाली पड़े हैं। आपको पता है कि ज़मीन जब रोपा नहीं जाता, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी घटती है। तो ये सभी लैंड के प्रकार है, अलग अलग ज़मीन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का ख़राब होना। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एक टॉपिक है जो कि ज़मीन का कैसे ख़राब होता है, ज़मीन कैसे ख़राब होता है। तो देखो द डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी ज़मीन की क्वालिटी घटना ही लैंड डिग्रेडेशन कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब ज़मीन का क्वालिटी घटना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। डन, आगे देखते हैं। देखो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, बेसिकली 93% एरिया का डाटा हमारे पास है। मतलब भारत में जितना भी ज़मीन खाली है गाइज, उसमें से ज़मीन खाली नहीं, मतलब जितना भी ज़मीन है उसमें से 93% का डाटा हमारे पास पता है कि कहाँ पे हरा पीला, कहाँ पे एलोवियल सॉइल है, कहाँ पे क्या है। तो लैंड का डाटा है, लेकिन 7% ऐसे ज़मीन है जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे देखो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, बेसिकली नेट शॉन एरियाज। ठीक है, आप देखोगे कि पंजाब हरियाणा में ऐसे कुछ ज़मीन है जहाँ पे हम लोग लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ ज़मीन ऐसा भी है जो खाली पड़ा है, जैसे मिज़ोरम जो नॉर्थ ईस्ट है, बेसिकली वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होता। जैसे पंजाब में आप देखोगे, पंजाब हरियाणा की बदौलत सारे पूरे भारत में जो है फसल उगती है, लाइक गेहूँ वगैरह, वहाँ पूरे दुनिया में वहाँ से लिया जाता है। लेकिन अगर वो दोनों मना कर दे तो बेसिकली बहुत सारे स्टेट को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सब स्टेट में कुछ नहीं उगाया जाता है, बेसिकली उगाया जाता है लेस देन 10%। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न देखो फॉरेस्ट एरिया इतना है, 33% था 1960 से लेके 61 तक। ठीक है, और अभी आप देखोगे 14 से 15 में बढ़ा है। तो यानी बेसिकली ये बढ़ा है फॉरेस्ट बहुत सारी पॉलिसी के कारण। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ है। और बात करें वाई नेसेसरी टू हैव 33 फॉरेस्ट, अब ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे बढ़ोगे, कैसे सांस लोगे, तो फॉरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अब बात करें कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्या कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन का। बेसिकली सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूड़ा कचरा भर देते हैं, ज़्यादा पानी को कटाव कर देते हैं। तो बेसिकली ये सब लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, यानी बेसिकली ज़मीन का ख़राब होने का कारण है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग, कुछ ज़्यादा ही चराई करना, जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा चराई होता है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पे बनती है वहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा
हवा हवा हो जाता है, धुआं बढ़ जाता है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन को कैसा रोका जा सके, यानी कि ज़मीन की खराबी को कैसे बचाया जा सके, ज़मीन को बचा कैसे सके, इस चीज़ों को देखेंगे। तो बचा उसी का अपोजिट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, प्रॉपर इरिगेशन करो। ज़मीन इरिगेशन मतलब होता है पानी का बह जाना, ज़मीन को बहा ले जाना, फोर्स के साथ पानी आती है ज़मीन को बहा ले जाती है। तो बेसिकली पानी को रोका जाए कि कहाँ पे जितना मात्रा में पानी चाहिए उतना ही पानी दिया जाए, ठीक है। और मतलब अचानक से डैम वैम से पानी ना छोड़ दिया जाए। मैनेजमेंट हो ग्रेजिंग लैंड का, कहाँ पे चराना है इस चीज़ का एक बंदोबस्त किया जाए कि हाँ यहीं पे पशु को चराया जाएगा, इससे बाहर नहीं। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग होती है लाइक मिनरल्स वगैरह बनते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह, उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब हम सोयल की बात करेंगे। सोयल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली, ठीक है। सोयल को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होता, ठीक है। और बेसिकली पाया जा सकता है। और इट कंसिस्ट ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटेरियल। सोयल प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्लांट ऑफ ग्रोथ। सोयल वैसे मिट्टी को, बेसिकली सोयल होता क्या है, जो प्लांट्स के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो मिट्टी का ऊपर वाला लेयर, यानी आप जो ज़मीन देखते हो उसका सबसे ऊपरी वाला फर्टाइल लेयर, दैट्स कॉल्ड सोयल, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आप कह सकते हो, ये मैं उल्टा लगा दिया हूँ, एक मिनट गाइस। हाँ देखो, वैसे रिसोर्सेज सोयल मिट्टी, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सोयल, यानी लेयर का मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग सोयल कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। सोयल एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट कंसिस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सोयल प्रोवाइड